दिल्ली की संसद पर अगर सत्ता पानी हो तो उसके रास्ते बिल्कुल उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक राज्य है जिसने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। यही नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें यानी 80 सीटें हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की भूमिका चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो या विपक्ष के लिए बहुत अहम रहने वाली है। 7 चरण में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं। जिन 3 राज्यों में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और अ, पश्चिम बंगाल भी है। आज भी वहां पर मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मेरे साथ इसी विषय पर खबरों की खबर इस श्रृंखला में चर्चा करने के लिए 3 वरिष्ठ सहकारी मौजूद है। मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आप अमूमन जो हमारा खबरों की खबर शो देखते हैं उसमें आज मेरे साथ है हमारे नवभारत के मुंबई संस्करण के जो संपादक है ब्रिजमोहन पांडे जी। ब्रिजमोहन जी नमस्कार। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे उत्तर प्रदेश के सहयोगी राजेश मिश्र जी जो हमारा उत्तर प्रदेश का ब्यूरो हेड करते हैं। राजेश जी आपका भी स्वागत। आज बहुत अहम मेहमान हमारे शो पर है सिद्धार्थ प्रधान जी। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के प्रमुख है। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले शुरुआत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी ये बताइए क्या है अब तक का माहौल, कितनी सीटें जो है वो, क्योंकि सभी पार्टियां यहाँ पर जोर लगा रही है, कितना आसान रहेगा एनडीए के लिए अगर वो 400 पार का नारा देते हैं, तो क्या रहेगा माहौल उत्तर प्रदेश का उनके साथ? देखिए, चुनाव जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम तरह के समीकरण बाहर आ रहे हैं जी और एनडीए के लिए हर सीट पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। बहुत स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता। अभी पूर्वांचल के दौरे पर पांडे जी हैं, सिद्धार्थ जी भी रहे। जी बहुत हर सीट पर कांटे की टक्कर इस बार विपक्ष के द्वारा एनडीए को मिल रहा है। अब इसका रिजल्ट तो खैर 4 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन जो इस बार माहौल है जमीनी स्तर पर, वो जी वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर जी की जो चुप्पी है वो ज़रूर किसी न किसी बड़े बदलाव या बड़े का संकेत दे रही है। जी हेलो। जी 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 बोलिए। जी, पूर्वांचल में, पश्चिम में तो इतना नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे पूर्वांचल में पहुँचते हैं, यूपी के पूरब में, वहाँ जातीय समीकरण बहुत प्रभावी होते हैं। जी जातीय समीकरण में कई मुद्दे हैं जो इस समय आम लोगों के बीच चर्चा में हैं। जैसे संविधान बदलने का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है एनडीए के लिए, तो काउंटर में इंडिया अलायंस द्वारा 10 किलो का कर दिया बताया गया। तो जी ये सब मैटर काफ़ी प्रभाव ज़रूर दिखाएँगे अपना चुनावी परिणाम में। सिद्धार्थ जी आपके पास आते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम मंदिर के बाद में एक लहर सी नजर आ रही थी, अ, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरह से उसी दिन जब रोड शो करने जब आए थे अयोध्या में, उसके बाद में एक लाभार्थी के घर में चले गए, कहीं ना कहीं जताने की कोशिश थी कि हमारी कितनी लाभदायी योजनाएं हैं और जनता तक कैसे पहुंच रही है। क्या आपको बुनियादी पूरे समीकरण नजर आते हैं? एक तरफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली एनडीए की योजनाएं, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के द्वारा किए जा रहे वादे हैं, और राम मंदिर निर्माण के बाद में के जो बना हुआ समीकरण है। प्रतिभा जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले, और प्राण जी प्रतिष्ठा का जो भव्य आयोजन हुआ था, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, बल्कि देश भर का जो लोकसभा चुनाव है, उसकी जो सेंट्रल थीम होगी, जो वो राम मंदिर रहेगी, और उसके इर्द गिर्द चुनाव का पूरा ताना बाना बुना जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तरकश में कई और तीर थे, जिसमें ये जो लाभार्थी चेतना थी ये थी,
और भी कई चीजें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसको आगे लेकर आना चाहती थी। लेकिन एक महीना बीतते बीतते यानी जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है मार्च में, उस समय तक आते जी। आते जो राम मंदिर का ज्वार था वो ज्वार हम्म। काफी हद तक शांत हो गया। अभी जहाँ पर ब्रजमोहन पांडे जी दौरा कर रहे हैं और राजेश जी ये लोग होकर आए हैं, मैं भी होकर आ गया हूँ। ये वो क्षेत्र है जो अयोध्या जहाँ राम मंदिर बना है उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ आज चुनाव हो रहा है। और इन जी। क्षेत्रों में दौरा करने पर दिखता यह है कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर को लेकर लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर कोई इशू नहीं है या राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे या वोट नहीं देंगे इस जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे प्रभावी हुए हैं उसमें कुछ मुद्दों का जिक्र अभी आपके ब्यूरो प्रमुख राजेश जी ने किया है कि संविधान बदलने का मुद्दा है, आरक्षण की हकमारी हुई है उसका मुद्दा है, आरक्षण बचाने का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, तो इस जातीय जनगणना का भी मुद्दा है। कई तरह के इस तरह के इश्यूज उत्तर प्रदेश के चुनाव में निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा हो, लाभार्थी चेतना जो है या लाभार्थी का इशू जो है वो जरूर है, अभी भी ग्राउंड पर दिखता है। लेकिन जो हमें 2022 में लाभार्थी चेतना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी सफलता मिली थी, उस लेवल पर लाभार्थी चेतना इस बार काम नहीं कर रही है। एक और भी कारण उसका हुआ है, ये जो फटाफट खटाखट जो डायरेक्ट लाखपति लाखपति महिला बनाने का और जी। पहली नौकरी पक्की और इसके अलावा जो 10 किलो राशन, बहुत सारी चीजें जो इंडिया अलायंस भी लेकर आया है, इसकी वजह से भी लाभार्थी चेतना का जो असर था वो असर थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये सब चीजें इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हावी हैं। ये बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत हद तक लोकलाइज हुआ है। हर अलग अलग सीट पर अलग अलग तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जो शाश्वत है, हर जगह हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अलग अलग जैसी सीट बदलती है कुछ मुद्दे अलग हो जाते हैं। प्रत्याशी का की छवि अभी तक होता ये था, उत्तर प्रदेश में छवियों पर चुनाव होता था, मोदी जी के नाम जी। पर चुनाव हो जाता था, अपोजिशन का कोई होता था उसके नाम पर चुनाव हो जाता था। लेकिन इस बार कैंडिडेट की छवि भी महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है, जो सिटिंग है वो उसने या जो प्रत्याशी है वो किसका कैसी इमेज है। तो चुनाव काफी हद तक स्थानीय मुद्दे भी इसमें प्रभावी हुए हैं, जो आमतौर पर पिछले 2-3 चुनाव में नहीं देखे गए थे। ये एक बड़ा कारण है। शायद इसीलिए जिस तरफ राजेश जी इशारा कर रहे थे कि चुनाव जब शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में एनडीए को कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़ी चुनौती नहीं सामना करना पड़ेगा और शायद 400 पार का जो नारा था उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होने वाली थी। और इस आधार पर कहा जा रहा था कि 400 पार कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके का ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर सकती है एनडीए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, स्थितियां उत्तर प्रदेश में बदलती गई। पहले चरण से जो शुरू हुआ कि हर सीट पर चुनौती, हर सीट पर संघर्ष, वो अभी भी काबिज है, कायम है। और जैसे जैसे चुनाव, जो राजेश जी कह रहे थे कि पूरब की तरफ जा रहा है, आज भी पूरब में जी। चुनाव है, अब अगला आखिरी चरण जो है वो भी पूरब में होगा, जहां पर विभिन्न तरह की पिछड़ी जातियों का समागम है। और उन पिछड़ी जातियों में अलग अलग वजहों से नाराजगी है, कुछ वजहों से किसी के साथ उनका झुकाव है, तो वो बड़ा डिफरेंट फैक्टर है। इसलिए ये जो 2 चरण जो आज वोट पड़ रहा है, जो अगला चरण होने जा रहा है, यहाँ पर असली घमासान देखने को मिल रहा है। और हर सीट, इक्का दुक्का सीटों को अगर आप छोड़ दें, गोरखपुर बनारस जैसी, तो हर सीट किसी न किसी तरह की चुनौती में फंसी हुई है, जहां दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में जो आजमाइश चल रही है कि कौन आगे कौन भारी पड़ता है, कौन हमको 4 जून को जीत कर निकल के सामने आता है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले जितना आसान दिखता था एनडीए के लिए, अब उतना आसान रहा नहीं है। नहीं रहा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जितना कमजोर नजर आता था और जितने विरोधाभास नजर आते थे, उनसे ऊपर कर एक कड़ी चुनौती पेश कर पाने में सफल रहा है
और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अब इसे कहीं से भी एक तरफा या किसी एक के पक्ष में बहुत हद तक झुका हुआ या कोई लहर जैसा इस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं कहा जा सकता है। अगले 2 चरण उत्तर प्रदेश में और घमासान, एक आज और एक कल आने वाला। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी भी मैं मान रहा हूँ कि ये बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जी प्रसून। ब्रजमोहन जी, आज आप जहाँ बैठे हैं, जिस शहर में बैठे वाराणसी में, वहाँ प्रधानमंत्री की सीट है। इसके अलावा भी आपने कई क्षेत्र का उस इलाके में दौरा किया है, क्या है आपका आकलन? प्रतिभा जी, ये जो पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, यदि जी। एकाध चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कभी भी ये लोकलाई चुनाव, मतलब जातिगत आधार पर यहाँ हमेशा चुनाव होते रहेंगे। अब मैं 2022 का विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बना था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जोर शोर से प्रचारित किया, और ऐसा लग रहा था कि इसके प्रभाव से बनारस के आसपास की सारी सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिलेगी। कि जब रिजल्ट आया तो इसके आसपास के 5 जिलों में एकाध खाता खोला, 5 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 2019 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पर भारतीय जनता पार्टी सवार होकर के देश भर में चुनाव कर रहा, मतलब चुनाव में मैदान में आई थी, तभी जो इस फेस में जो आज चुनाव हो रहा है 14 सीटों में, उसमें पर 4 बसपा और 2 समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर जीती थी। पूर्वांचल का चुनाव पूरी तरह से जाति के आधार पर होता है। हमने 4-5 जिलों का दौरा किया। मैं राम मंदिर की बात आपने किया, हम लोग अयोध्या गए थे, एक बड़े संत से बात किया। उनका ऐसा कहना था कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से हम अपेक्षा करते थे कि लोग वोट करेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। मतदाताओं में काफी उदासीनता रही, इसके कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल का हर जिला, बनारस के आसपास सब जिलों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर कौन चुनाव जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, किसी का अंदाज लगाना कठिन है। एक और बात मैं बोलूंगा आपको, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा नैरेटिव तय हुआ है वो 400 पार के रिएक्शन में संविधान बदलने का। राहुल गांधी हर रैलियों में संविधान बदलने की बात करते हैं, और मैं जो जमीन पर देख रहा हूं कि चुनाव बदलने की, आरक्षण खत्म करने की बात, जो जिस वर्ग को इसको लाभ मिलता था, या खासतौर से दलित वर्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता है, वो हमारे सबके लिए पूजनीय है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दलित समाज बहुत इमोशनल रहता है। उनमें उनके घरों तक मैसेज चला गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान बदल जाएंगे। उसके कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 बड़े नेताओं ने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए, क्योंकि हमको संविधान बदलने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज लोगों में गया, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का जो रवैया है, ऐसे लोगों को लग रहा है कि वाकई यदि बीजेपी की सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र पर खतरा है। जमीनी स्तर पर ये मैसेज चल रहा है। आज मेरी एक कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई, मैं कांग्रेसी की बात नहीं करता हूं, उनका कहना था कि इस बार उत्तर पूर्वांचल का पूरा चुनाव अगड़ी बनाम बिछड़ी हो गया है, मतलब सवर्ण बीजेपी के साथ हैं, और दलित सहित जो पिछड़ा समाज है वो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। और इस तरह का जमीन पर, हालांकि रिजल्ट को अभी आंकना या कुछ गेस करना कठिन काम है, लेकिन यदि इस तरह का कोई नैरेटिव तय हो गया कि लोग अगड़ी बनाम पछड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि समीकरण जिस तरह से 400 पार का नारा एक तरह से कहीं ये तो नहीं हुआ कि भाजपा के लिए एक बैकलैश हो गया, क्योंकि ये अगर नहीं कहते तो शायद संविधान बदलने का एक जो बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में आ गया वो शायद नहीं आता। सिद्धार्थ जी, क्या कहते हैं आप? निश्चित तौर पर, और आप देखें पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को
अब पूरे चुनाव में आप देखें इस बात की सफाई देनी पड़ रही है कि बाबा साहब के जी संविधान को कोई छू नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है और आरक्षण जो है वो कायम रहेगा। तो पूरा चुनाव तो एक तरह से देखें आप कि हर भाषण में इस बात की सफाई दी जाती है कि ऐसा नहीं कुछ होने जा रहा है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, या दूसरे पर आरोप लगाने में इंडिया गठबंधन वो आरक्षण छीन कर इनको देना उनको देना चाहती है। तो ये पूरा चुनाव सफाई देते बीता और ये इसके पीछे बड़ा कारण वही था कि जो 400 पार का नारा था, 400 पार ऐसा नहीं है, चुनाव के दौरान 300 विधानसभाओं के चुनाव में एक संख्या पर जोर देते हुए कहा जाता है। 400 पार नारे के बाद दक्षिण से लेके और जिस सीट की बात कर रहे हैं आदरणीय बृजमोहन जी, अयोध्या जी वहां के सांसद, मतलब पूरब उत्तर दक्षिण हर तरफ के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह के जो बयान दिए, उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल ने बयान दे दिया, लल्लू सिंह ने बयान दे दिया, राजस्थान में बयान दिया, कर्नाटक में जगह जगह से इस तरह के बयान। ये तो कुछ बड़े लोग थे, कुछ स्थानीय स्तर पर भी इस तरह के बयान आते गए कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान में बदलाव कर सकें। वो मैसेज नीचे तक ले जा पाने गया भी और उसको नीचे तक पहुंचा पाने में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी भूमिका थी। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता अम्बेडकराइट जो अम्बेडकरवादी हैं, इन सब लोगों ने जी नीचे तक पहुंचाया जहां इसको पहुंचाया जाना चाहिए। शायद ये कारण है कि आज जो बृजमोहन जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वांचल के हिस्से में जो लड़ाई हो गई है वो अगला बनाम पिछड़ा अगर हो रही है या दलितों में ये भय व्याप्त गया है कि संविधान को बदल देने की कवायद चल रही है। तो इस तरह से आपका ये जो आपने जो अपनी चर्चा में कहा है ये बात कि ये बैकलैश कर गया, तो सबसे बड़ा इसमें जो बैकलैश हुआ है वो ये 400 पार का नारा है, क्योंकि 400 पार के साथ ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा, ये संकेत, इस बात की बू आती है कि 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार संविधान बदलने के लिए। ये मैं बात यानी से आपकी मैं इत्तेफाक रखता हूँ। यानी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है राजेश जी की नैरेटिव इस बार जो अमूमन ये होता है कि सत्ता पक्ष तय करता है और उसका जवाब देते रहते हैं विपक्ष। यहाँ पर अब नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष बड़े ताकत से और उसकी सफाई सरकार को देनी पड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी सिद्धार्थ जी ने इशारा भी किया कि जो कुछ गलतियां हुई, 400 पार का नारा दिया, 400 क्यों चाहिए, उसके बाद फिर संविधान के लेकर के कुछ नेताओं के बयान आए, वो एक मैसेज नीचे तक गया, दलित पिछड़े जो चिंतक रहे वो उसको नीचे तक पहुंचाए और रोड तक ये बात आज फैल चुकी है, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, और यह एक आम नैरेटिव सेट हो चुका है। दूसरा, चुनाव में जो ये कांटे की टक्कर की स्थिति बन रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एनडीए में खासकर बीजेपी के पास जमीन तक, रोड तक संगठन बहुत सशक्त हुआ करता है भी, लेकिन उनमें फिलहाल उदासीनता देखी जा रही है। इसके विपरीत जो एनडीए में खासकर सपा और कांग्रेस के पास, जिसके पास संगठन बीजेपी के मुकाबले उतना मजबूत नहीं था, लेकिन वो जमीन पर काम कर रहे हैं और आज से नहीं, पहले काफी दिन से काम कर रहे हैं और वो जन जन तक इस बात को पहुंचा करके एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसकी सफाई अपने भाषणों में देनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। यही वजह बृजमोहन है जी जो जी 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 बोलिए राजेश जी। यही सब इश्यूज हैं जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं और सीट दर सीट ये मुकाबला जटिल होता जा रहा है। परिणाम क्या होगा ये तो खैर भविष्य तय करेगा, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं कि पब्लिक में अगर देखा जाए तो योगी को लेकर के गुस्सा नहीं है, मोदी को लेकर गुस्सा नहीं है, लेकिन जो नीतियां बीजेपी को हैं, जो ये सब चीजें आई हैं, इसको लेके समस्या है। उस समस्या का परिणाम तो खैर बाद देखने में मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो जमीन पे दिख रहा है उसको लेकर यही है कि बीजेपी को लेकर उनके खुद संगठन के लोगों में उदासीनता है और 400 का नारा, संविधान बदलने का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब मुखर हो चुके हैं।
प्रज्वल जी, शुरू में लग रहा था कि गांधी परिवार से कोई उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेगा, जिसके चलते एक उदासीनता नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वायनाड के चुनाव खत्म हुए और राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना जो नामांकन पत्र है वो भरा, उसके बाद एक नई ऊर्जा भी आ गई है वहां पर पूरे माहौल में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास तौर से। देखिए प्रतिभा जी, इस चुनाव की एक और खासियत है कि इसके जी पहले राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और उनके दल के लोग भी मानते थे कि ये सीरियस लीडर नहीं है, और जी विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी के नेतृत्व मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो स्ट्रेटेजी से काम किया, जैसे उन्होंने लास्ट मोमेंट तक रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे ये किसी को पता नहीं चलने दिया। उसी तरह से जब पूरे चुनाव में देखिए, पूरे 2 महीने में, पहले के चुनाव में आप देखेंगे कि राहुल गांधी के किसी न किसी बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लपक लेती थी। उस बयान के आधार पर ही चुनाव पूरा प्रचार होता था और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये नुकसानदायक होता था। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 2 महीना में राहुल गांधी के किसी बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं पकड़ पाए। अलबत्ता राहुल गांधी जो सवाल करते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री से लेकर के उनके सारे नेता दे रहे हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बड़ा बदलाव आया है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं कि राहुल गांधी पिछले चुनाव के मुकाबले काफी मैच्योर हो गए हैं। अब वो अपने चुनाव में सिर्फ 2 ही बात बोलते हैं, संविधान बदलना, लोकतंत्र बचाना और जो उनकी 5 न्याय यात्राएं उसी पर। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 महीना तक राहुल गांधी के किसी बयान को लेकर के कोई मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बन पाया। जहां तक रायबरेली की बात है और वायनाड की बात है, मैं जो समझता हूं कि गांधी फैमिली उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़े रखने के लिए पहले वायनाड लड़े और फिर उत्तर प्रदेश लड़े। और उनके जो सलाहकार हैं और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, उनका भी मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, यदि दिल्ली के तख्त पर कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनानी है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाएगा। और जब तक गांधी परिवार का जोर लगा उत्तर प्रदेश से था, रायबरेली, अमेठी से और आसपास के जिलों से, जब तक गांधी परिवार का लगाव बना नहीं रहा है, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो दिल्ली का तख्त उनके लिए काफी दूर होगा। मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए बहुत साइलेंट तरीके से राहुल गांधी वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें रायबरेली से पर्चा भरा और उनका पर्चा भरने का चुनाव लड़ने का जो रिजल्ट है कि आसपास के जिलों में ही उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ एक अहम चीज पांडे जी ये भी है कि लगातार प्रियंका और राहुल गांधी अमेठी रायबरेली में मौजूद हैं। चुनाव के दिन मेरी जो जानकारी अभी बातचीत में मिली है, चुनाव के दिन 2-3 बूथों से कुछ ऐसी जानकारियां आई कि बीजेपी के लोगों द्वारा कुछ वहां पर अराजकता की जा रही है। राहुल गांधी स्वयं उन बूथों पर गए, जो कि इनकी इस गंभीरता को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इससे समझा जा सकता है कि वो इसको लेकर कितना गंभीर थे। रायबरेली, अमेठी या यूपी हमारे लिए कितना अहम है। जी बिल्कुल। एक बात जो निकल कर आई है कि देखिए, जैसे राहुल गांधी का कोई बयान इस बार पकड़ नहीं पाया सत्ता पक्ष, एनडीए या खास तौर से भाजपा, वही एक सैम पिट्रोडा ने कभी कभी एक ऐसा फुल टॉस दे दिया कि जिस पर सिक्सर मारा जा सके। लेकिन बाद में सिद्धार्थ जी हमने देखा कि तुरंत उनसे दूरियां बना ली कांग्रेस ने, अमूमन क्योंकि कांग्रेस के जो अहम सलाहकार थे उसमें सैम पिट्रोडा हमेशा रहे हैं। प्रतिभा जी, कोशिश तो बहुत हुई कि इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की इमेज को लेकर के। सैम पित्रोदा के बयान का आना भी एक तरह से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उस पर तुरंत एक्शन करके जो वो अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके बयान के बाद भी कोई मीडिया में या कहीं नैरेटिव चल नहीं पाया। मतलब बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो यही है कि मुद्दे तो बहुत उछाले गए, लेकिन कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण आज हर सीट पर चुनाव कड़ी चुनौती मिल रही है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है।
मेरा जो अनुभव है, मैं 5-7 जिलों को घूम के आया, जनता चुनाव लड़ रही है, किसी के कहने पर कोई मतदाता वोट देगा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरी बात, इस बार का जो अल्पसंख्यक मतदाता, मुस्लिम मतदाता, आप देखिए तमाम तरह के उकसाव के बावजूद भी कहीं उसका रिएक्शन नहीं आया। बूथ पर जी आमतौर पर हमने देखा है कि वो बूथ पर 10-11 बजे के बाद जाता था। इस बार पहली बार हुआ कि 6:30 बजे ही लाइन लगा करके और बड़े पैमाने पर वोट कर रहा है और बहुत साइलेंटली कर रहा है। शायद उसको लग रहा है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में कामयाब हो सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए न दल देख रहा है और न कैंडिडेट देख रहा है, सिर्फ यही देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है। यदि सपा हरा रही तो सपा, कांग्रेस हरा रही तो कांग्रेस। दूसरे राज्यों में भी यही चला है। जो चुनाव का मैं आपको बोला ना कि ये पूरा चुनाव इस बार एक तरफ नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी है, सरकार में है, इतनी बड़ी ताकत उनके पास है, लेकिन इधर जनता लड़ रही है। मोदी के मुकाबले न अखिलेश यादव है, न राहुल गांधी है, या किसी स्टेट का कोई दूसरा नेता। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और मजबूत और जो उनकी ताकत है और जो उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो इमेज बनी है, आज के तारीख में भारतीय मतलब देश में कोई नेता उनको चुनौती देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन चुनाव में जो चुनौती दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने अपने मन में ठाना है, यदि पक्ष में दिया होगा तो उसके भी अप्रत्याशित नतीजे होंगे और विपक्ष में देने को ठाना होगा तो उसके भी अप्रत्याशित नतीजे होंगे। जी जी सिद्धार्थ जी। ब्रजमोहन जी ने जो एक बात कही कि बड़ी सोची समझी रणनीति थी, मुझे भी लगता है, क्योंकि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात कही, तो एक सुझाव था उनका कि अमेरिका में है और इस तरह का भारत में नहीं है। लेकिन उसी बहाने सैम पित्रोदा को के बयान से अलग किया कांग्रेस ने। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया उसी कांग्रेस से। उसी बहाने उस विरासत पर बात शुरू हो गई थी जो इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की विरासत है, जो शहादत की विरासत है, जो वो छोड़ गई, वो क्या छोड़ गई। तो एक कांग्रेस को एक मौका मिला कि वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और अपने उस परिवार की लेगेसी को वो सभा दर सभा जो है लोगों को बता सके कि इन लोगों ने कैसे देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी और क्या क्या मिला उनको इस देश से और कैसे इस देश की सेवा की, वो तमाम चीजें। तो मुझे ब्रजमोहन जी की बात में दम लगता है कि हो सकता है कि ये भी किसी रणनीति का हिस्सा हो कि इसी बहाने जब विरासत की बात होगी तो विरासत में उनके पास क्या है, शहादत की विरासत है, देश के लिए जान देने की विरासत है, देश के लिए क्या कुछ करने की विरासत है, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देने की, और तमाम सारी चीजें, उन पर एक चर्चा शुरू हुई। ये दूसरा जो है, ये चुनाव वास्तव में चुनाव जनता बनाम सत्ता पक्ष है। इसमें जो इंडिया गठबंधन है या अलग राज्यों में अलग अलग चुनौती देने वाले लोग हैं, इनकी भूमिका गौण हो चुकी है। महत्वपूर्ण भूमिका में जनता आ गई है। अब जनता ने एक तरफ जनता सत्ता पक्ष का जो की पार्टी है उसके प्रत्याशी, उसकी कमियां तो गिना रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी है वो प्रत्याशी को नहीं, उसे अपना प्रतिनिधि मानकर और उसके पक्ष में खड़ी है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में ही दिख रही है। मुझे लगता है कि बाकी राज्यों में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति होगी, क्योंकि चुनाव एक बड़े यूनिफॉर्म पैटर्न पे चला आ रहा है। जो मुद्दे दिख रहे हैं, वामसेव के लोग महाराष्ट्र से चलकर उत्तर प्रदेश आए और वो संविधान की प्रस्तावना बांट रहे हैं। कई जगह मैंने देखा, मुझे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दिखाई पड़े और भी कई जगहों पर वो गए। तो इसका मतलब कि संविधान बदलने का, संविधान से आरक्षण से छेड़छाड़, ये मुद्दा जरूर महाराष्ट्र में प्रभावी है, क्योंकि वहां के लोग अगर यहाँ आकर उस कैंपेन को कर रहे हैं वो किसी पार्टी से नहीं है, वो अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है और जनता के का अपने हाथों में कमान ले लेना, यानी कि वो लोग जो सत्ता पक्ष से नाखुश हैं उन्होंने कमान ले लिया है। तो ये पैटर्न अगर यूपी में दिख रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में दिख रहा है, तो बाकी राज्यों में कोई स्थिति इससे अलग नहीं होगी। यही हालत उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत ज्यादा हैं, 80 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में। कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, हर जगह का डेमोग्राफी
कास्ट वाइज जो है वो अलग अलग है। तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में हर चरण के चुनाव में आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, लेकिन एक कॉमन रंग जरूर दिखेगा कि जनता बनाम सत्ता पक्ष या सरकार को चाहने वाले बनाम सरकार से नाखुश, ये लोगों ने जी के बीच में चुनाव है, जहाँ एक तरफ की तो पूरी कमान वो जनता के हाथ में है। ये ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सही इशारा किया है ब्रजमोहन जी। जी जी अ, कुछ सीटों की बात जरूर होती है अमेठी, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को वहां से हराया था, राजेश जी, इस बार क्या स्मृति ईरानी के लिए कड़ी टक्कर है वहां पर? स्मृति ईरानी जी के लिए इस समय अमेठी में बहुत बड़ी टक्कर है। लोगों का तो यह कहना है कि इस बार यह देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कौन प्रत्याशी ज्यादा मार्जिन से जीत रहा है। जी यानी कि इसमें स्मृति ईरानी दौड़ में ही नहीं रह गई। लोगों के अनुसार कांग्रेस का दोनों सीटों पर विजय सुनिश्चित है। बहुत आम लोगों में जो चर्चा रही स्मृति ईरानी के जो पहले के भाषण रहे कि 13 रुपए किलो चीनी दी जाएगी, गैस सिलेंडर का मुद्दा था, ये सब मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी हावी रहा। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा रहे, वो लगातार आज नहीं चुनाव से काफी पहले से ही वो वहीं से लोगों के सुख दुख में जुड़े रहे, जिसकी वजह से जो एक सत्ता पक्ष का विरोध, साथ साथ कांग्रेस का गढ़ तो था ही। कांग्रेस के लोग जो पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे, कांग्रेस का गांधी परिवार का दोनों जो शीर्ष चेहरे हैं, प्रियंका और राहुल और सोनिया गांधी की अपील, इन सब जी ने ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव जो है वो इनके पक्ष में होता गया। साथ साथ इन्होंने पूरा समय भी दिया है पूरे चुनाव में। जहां तक मुझे याद है, मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा इतना फोकस शायद 2019 के चुनाव में कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी पे नहीं था। जी और बिल्कुल। इसी का ही परिणाम रहा कि उसका इनको रिजल्ट मिलता दिख रहा है। फिर एक बात आती है बड़े परिप्रेक्ष्य में, अगर हम विचार करें तो चेहरा कौन, क्योंकि अगर विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को अगर देना है मत, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये विचार मतदाता किस हद तक करता दिखाई देता? जी सिद्धार्थ जी, आपके ब्रजमोहन जी आप भी बोल सकते हैं। जी देखिए प्रतिभा जी, इस देश में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। जी जब इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब अपोजिशन के लोग सारे इकट्ठे हुए, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी कोई चर्चा नहीं थी। सिर्फ एक चर्चा थी कि इंदिरा गांधी को हटाना है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और लोगों ने इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली शक्ति को हराया। जनता पार्टी सरकार बनी, ये अलग बात है कि नहीं कि 2-2.5 साल में सरकारी झगड़े करके हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जी वो सरकार गिर गई। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि हम किसको वोट रहे हैं। इंदिरा गांधी को हराने के लिए वोट लोग निकले थे और हरा दिया। दूसरा उदाहरण राजीव गांधी का। राजीव जी गांधी जब जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब कमान संभाली और जो चुनाव लड़े लोकसभा का, तो 400 प्लस सीटें आई थी। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में अभी तक कोई भी दल और कोई सरकार अभी 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, नहीं छू पाई है। लेकिन जब बीपी सिंह बगावत करके बाहर निकले और राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है और देश की तकदीर ऐसा है, जब स्लोगन चलने जी लगा, जी जी उस समय भी प्रधानमंत्री के दावेदार बीपी सिंह नहीं थे। बीपी सिंह बाकी नेताओं में से एक नेता थे, लेकिन लोगों ने चुना और बाद में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जब जनता चुनाव लड़ती है तो ये प्रश्न कहीं नहीं आता कि नेता कौन बनेगा। जनता दो चीजों के लिए निकलती है, किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए। जब जिताने के लिए निकलती है तो नेतृत्व सामने नजर आता है, जब हराने के लिए निकलती है तो उसके सामने नेतृत्व का सवाल नहीं है, वो प्रशासन और सरकार को देखता है। इस बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा, सीट टू सीट लड़ाई हो रही है कि इस सीट पर कैंडिडेट कैसा है, उस सीट पर कैंडिडेट कैसा है। ये तब अवसर आता है जब जनता नेतृत्व को देखे बिना स्थानीय मुद्दों पर फोकस करती है। तो इस बार का चुनाव कुछ अलग तरीके का हो रहा है।
सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और जिस तरह का नैरेटिव 400 का रखा है, मेरे को नहीं लगता कि देश का कोई विश्लेषक ये आज दावा कर सकता है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। हर आदमी बोलता है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता कुछ जिस तरह का मूड दिख रहा है और जिस तरह से ग्राउंड दिख रहा है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अभी कुछ भी आकलन करना बेनामी होगा। जी जी, सिद्धार्थ जी, आपसे एक मैं अंतिम सुनना चाहूंगी कि देखिए पोल्स का जहाँ जैसे हम अगर दो मापदंड मान ले तो एक तरफ प्रशांत किशोर है जो बिल्कुल एक लगातार हर चैनल पर जाकर दावा करे जिन्होंने जो एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव है जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनका दावा बिल्कुल अलग है। आप कौन लग रहा है आपको कि नतीजों के करीब है? देखिए, प्रशांत किशोर आज एक स्टेक होल्डर हैं। प्रशांत किशोर जी अब रणनीतिकार नहीं रहे, वो राजनीति करते हैं। उन्होंने अपना एक संगठन है जन स्वराज, और वो बिहार में चुनाव लड़कर बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इससे पहले वो इंडिया गठबंधन के अहम दल कांग्रेस के लिए रणनीतिकार बनने का प्रयास कर रहे थे, वहां वो नहीं हो पाए। तो संभव है कि प्रशांत किशोर अनबायस्ड होकर कोई बात कहेंगे कि इस समय इस बात की संभावनाएं शून्य है, क्योंकि आप पार्टी हैं, यू आर पार्ट ऑफ द गेम। योगेंद्र यादव का मैं ये मान सकता हूं कि अपने तमाम भाजपा विरोध के बावजूद योगेंद्र यादव का विरोध इंडिया गठबंधन के भी कई दलों से रहा है और कई दलों के साथ उनके तल्ख संबंध रहे हैं। तो योगेंद्र यादव की बात में कुछ हद तक तो एक बार को अच्छा, योगेंद्र यादव चूंकि सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, प्रशांत किशोर सेफोलॉजिस्ट नहीं है। प्रशांत किशोर ब्रांडिंग करते हैं, वो पैसे देकर चुनाव की रणनीति बनाते हैं और ब्रांडिंग करते हैं। वो एक कारोबारी व्यक्ति हैं। उसके मुकाबले योगेंद्र यादव की क्रेडिबिलिटी लंबी है, वो उनका एकेडमिक करियर बहुत लंबा रहा है। तो मैं प्रशांत किशोर को इस पूरी बहस से ही मुझे लगता नहीं है कि उनको स्थान दिया जाना चाहिए कि जब आप स्वयं एक राजनीतिक हिस्सेदारी है आपकी राजनीति में, जब आप प्रतिभागी हैं, तो आप कैसे किसी के निष्पक्ष होकर किसी परिणाम के बारे में आप आकलन कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये भविष्यवाणी ही है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि वो इलेक्शन स्ट्रेटजीज का काम बंद कर चुके हैं। हालांकि उनकी कंपनी आईपैक अभी भी जिंदा है, उसमें लोग काम करते हैं, तो वो कोशिश करते रहे इस चुनाव में भी किसी के लिए काम करने का, वो नहीं कर पाए। तो आपका ये कहना, आपने जब वो दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आपने कहाँ देखा है, ग्राउंड पे क्या देखा है, तो वहीं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ग्राउंड पे क्या देखा है। ग्राउंड पे तो ब्रिजमोहन जी हैं, वो बता रहे हैं स्थिति क्या है। ग्राउंड पे राजेश जी गए हैं, तो ग्राउंड पे जो गए हैं वो बताएंगे ना ग्राउंड की स्थिति। तो प्रशांत किशोर नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं उनके दावे को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। हो सकता है वो जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा आ जाए भारतीय जनता पार्टी, या उससे कम आ जाए, लेकिन वो कोई कह रहे हैं और उससे हम कोई ब्रह्मवाक्य मान लें कि चूंकि प्रशांत किशोर ने कहा है और वो बहुत बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो इस बात कम से कम चूंकि वो स्टेक होल्डर हो चुके, चूंकि वो स्वयं इसी राजनीति में है, इसलिए उनकी बात को मैं ब्रजमोहन जी की शब्दों में इस बात को मैं उनको बेईमानी मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और बहुत अहम हिस्सा इस बार रहने वाला है कि दिल्ली में क्या होगा। क्या अब की बार 400 पार या तीसरी बार सरकार आएगी, या फिर नई सरकार बिल्कुल सत्ता से दूर हो जाएगी और इंडी गठबंधन जो है वो सत्ता में आएगा। ये 1 तारीख को मतपेटी में बंद होने वाला है और 4 तारीख को नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं। फिलहाल आप तीनों हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर एक बार बात होगी। नमस्कार। 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 तो दर्शकों, खबरों की खबर इस श्रृंखला में आप इस तरह की चर्चा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। नमस्कार।